गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं AR BDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान की भूगोल में आज हम नया टॉपिक कृषि के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। किसी को अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपन कृषि के बारे में। तो राजस्थान की अपन कृषि की बात कर रहे हैं। तो देखिए राजस्थान में कृषि की अपन बात कर रहे हैं। राजस्थान में कृषि, तो राजस्थान में कृषि को जुआ कहा जाता है, मानसून का जुआ। तो ध्यान दें, राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अब आप बोलोगे जुआ क्यों कहते हैं? तो देखिए जिस प्रकार से जुआ होता है तो जुए में दोनों चीजें होती है, या तो आप हार सकते हो या जीत सकते हो। उसी प्रकार से कृषि में आपने बुआई कर दी, पानी आया तो ठीक है, नहीं आया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, घाटा ही घाटा है। तो इस तरह से कृषि भी एक तरह का क्या होता है, जुआ होता है। चलिए चलो ठीक है, अच्छा बारिश हो गया, सब कुछ हो गया ठीक ठाक, पता लगे जब फसल पक्की, ओले गिर गए हैं तो पूरी फसल क्या हो गई, चौपट हो गई। इसलिए वो क्या होता है, जुआ की तरह कहलाता है। तो राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अब अपन बात करें यहाँ पे फसल चक्रों की। फसल चक्र, तो जनरली हमारे 3 फसल चक्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा है? पहला है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। दूसरी है अपनी रबी की फसल, रबी की फसल। और तीसरी है अपनी जायद की फसल। ध्यान दें, फसल चक्र हम 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं। खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल और तीसरी है जायद की फसल। ठीक है, अब अपन 1 बाय 1 देखते हैं इनके बारे में। तो पहले देखते हैं अपन सबसे पहले खरीफ की फसल के बारे में। खरीफ की फसल यानी कि जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो खरीफ की फसल के अंदर आती है। तो देखिए इसको क्या क्या कहते हैं? इसको सियालू भी कहते हैं, सियालू, या फिर चौमासा, या फिर इसको सावणु कहते हैं। अर्थात जो खरीफ की फसलें होती है उसको सियालू भी कहते हैं, उसको चौमासा कहते हैं, उसको सावणु भी कहते हैं। अब बात करें इसकी बुआई की, तो जून जुलाई में बुआई होती है। जून जुलाई में बुआई तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई। सितंबर अक्टूबर में कटाई, यानी कि इसको जून जुलाई में बो देंगे और सितंबर अक्टूबर में जब पक्के तैयार हो जाएगी तो इसको क्या कर लेंगे, काट लेते हैं। क्लियर है यहां तक? वापिस से देख लो, अपन राजस्थान कृषि के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, अर्थात ये पूरी कृषि मानसून पर डिपेंड करती है। अगर वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश होती है तो वर्षा ऋतु की अच्छी फसल होगी, और अच्छी बारिश होती है तो अगली जो रबी की फसल होने वाली उसमें भी अच्छी पैदावार होने वाली है। अगर मानसून अच्छा रहता है तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं रहा तो वर्षा की ऋतु की फसल भी खराब हो जाएगी और रबी की जो फसल आने वाली है उसको भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा, तो वो फसल भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। यानी किस पर डिपेंड करती है? सीधा सीधा मानसून पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। फसल चक्रों की बात करें तो 3 तरह की फसलें बोई जाती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जिसको जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं, और रबी की फसल को अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। उसके बाद में मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। और गर्मियों के दिनों में जो बोई जाती है वो होती है जायद की फसल।
क्लियर है। यहाँ जो खरीफ की फसल है उसको सियालू, चौमासा, सावणु कहते हैं और ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट ली जाती है जब पककर तैयार हो जाती है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खरीफ की फसल की। तो मैंने खरीफ की फसल के बारे में आपको बताया था कि जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और इसको काट लिया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। और साथ में आपको बताया था इसको मानसून का जुआ कहते हैं, अर्थात ये जो फसल है तो पूर्ण रूप से वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है। तो इसको कहते हैं, ये कह सकते हैं अपन कि यह फसल पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर निर्भर करती है। और ये फसलें सर्वाधिक बारानी क्षेत्रों में बोई जाती है। यह फसलें सर्वाधिक बारानी क्षेत्रों में बोई जाती है। अब आप बोलोगे ये बरानी का क्या फंडा है? तो बरानी का फंडा है जो क्षेत्र वर्षा पर निर्भर हो, जो क्षेत्र वर्षा पर निर्भर हो, उसको बोला जाता है बरानी क्षेत्र। जो क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है उसको बरानी क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो खरीफ की फसलें हैं वो बरानी क्षेत्रों में बोई जाती है। और खरीफ की फसलों में खाद्यान्नों में सर्वाधिक क्षेत्र पर बाजरा बोया जाता है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान की कृषि के बारे में, तो राजस्थान में खरीफ की फसल में सर्वाधिक क्षेत्र में जो बोया जाता है वो बाजरा होता है। बाकी अगर देश की बात करें तो सर्वाधिक चावल की कृषि होती है। परंतु हम अभी यहाँ पर राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान में खाद्यान्नों में जो है, खाद्यान्न जो है उसमें सर्वाधिक जो है वो बाजरा बोया जाता है। उसके बाद में इसकी मुख्य फसलों की बात कर लें तो खरीफ की मुख्य फसलें अर्थात कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसलों में शामिल है। तो देखिए अपन ने यहाँ देखा बाजरा, तो बाजरा, उसके बाद में ज्वार, फिर ग्वार, बाजरा, ज्वार, ग्वार, चावल, मूंग, उड़द, मोठ, तिल, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन, मक्का, कपास, गन्ना, अरंडी आदि। तो ध्यान दें ये खरीफ की मुख्य फसलें हैं। बाजरा, ज्वार, ग्वार, चावल, मूंग, उड़द, मोठ, तिल, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन, मक्का, कपास, गन्ना और अरंडी इत्यादि। ये फसलें जो है खरीफ की फसलें अर्थात इनको वर्षा ऋतु में बोया जाता है। यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग रबी की फसल की। रबी की फसल तो रबी की फसल को उनालू कहते हैं। रबी की फसल को
उनालू कहते हैं। उनालू कहते हैं। और ध्यान दें, जो ही खरीफ की फसल काटी जाती है उसके बाद में इसको बोया जाता है, तो वो सितंबर अक्टूबर में कटती है, तो इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तीन चार महीने में पक के तैयार हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। बात करें अपन तो खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूं बोया जाता है। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूं बोया जाता है। क्या बोया जाता है सर्वाधिक क्षेत्र पर खाद्यान्न फसलों में? तो वो है गेहूं बोया जाता है। और बात करें तिलहनी फसलों में, खाद्यान्न फसलें खाने योग्य, तिलहनी फसल जो है वो तेल निकालने योग्य, तो तिलहनी फसलों में जो बोया जाता है वो मुख्य रूप से होता है राई व सरसों। राई व सरसों जिनसे तेल निकाला जाता है। और दलहनी फसलों में दालें होती है जिससे दाल बनाई जाती है। और बात करें इसमें मुख्य फसलों की, मुख्य कौन कौन सी फसलें हैं इसकी रबी की, तो वो है सरसों, तारामीरा, गेहूं, जौ, चना, अलसी, सूरजमुखी, जीरा, मसूर, मटर इत्यादि, ये सब आते हैं हमारे रबी की फसल के अंदर। तो वापिस देख लीजिए कि जो रबी की फसल होती है उसको साधारण भाषा में यहाँ पर उनालू कहा जाता है राजस्थान में। और रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। बात करें खाद्यान्न फसलों में, तो खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूं बोया जाता है। परंतु अगर बात करें तिलहनी फसलों की, तो तिलहनी फसलों में सरसों व राई बोई जाती है। और मुख्य फसलें कौन कौन सी हो सकती है? तो सरसों, तारामीरा, गेहूं, जौ, चना, अलसी, सूरजमुखी, जीरा, मसूर, मटर इत्यादि, ये फसलें इसकी मुख्य होती है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। बात करें अपन यहाँ पर, अभी हम लोगों ने खरीफ की फसल देख ली, अपन ने रबी की फसल देख ली। हम अब देख रहे हैं जायद की फसल। 30 नंबर पर आती है जायद की फसल। तो देखिए जायद की फसल, तो जायद की फसल मार्च से जून के मध्य बोई जाती है। मार्च से जून के मध्य। और मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो मुख्य फसलें में देख लीजिए, फसलें इसकी है, हम सब जानते हैं गर्मी में ककड़ी होती है, खीरा होता है, तरबूज होता है, खरबूजा होता है, उसके बाद में सब्जियां होती है, सब्जियां इत्यादि। ये इसकी मुख्य फसलें हो जाती है। ये जायद की फसलों के बारे में अपन ने देख लिया। अब बात करें यहाँ पर हम लोग गुलाब की कृषि की, यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं।
तो देखिए गुलाब की कृषि के बारे में, गुलाब की कृषि, देखिए गुलाब की कृषि, तो बात करें गुलाब की कृषि राजस्थान में सर्वाधिक, पुष्कर अजमेर में की जाती है। गुलाब की कृषि राजस्थान में सर्वाधिक पुष्कर अजमेर में की जाती है, इसलिए पुष्कर को गुलाबी नगरी कहते, गुलाब नगरी कहते हैं, पुष्कर को गुलाब नगरी कहते हैं। पुष्कर को क्या कहते हैं, यहां पर गुलाब नगरी इसको कहा जाता है। और बात करें तो पुष्कर में कौन सी किस्म का, तो पुष्कर में रोज इंडिया, रोज इंडिया किस्म का गुलाब बोया जाता है, किस्म का गुलाब बोया जाता है। कौन सी किस्म का, तो रोज इंडिया किस्म का यहां पर गुलाब बोया जाता है। और बात करें पुष्प मंडी की, तो पुष्प मंडी भी हमारे पुष्कर अजमेर में ही है। यहीं पर पुष्प मंडी पड़ती है पुष्कर अजमेर में। और पुष्प पार्क की अगर बात करें तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, पुष्प पार्क पड़ता है कुशखेड़ा अलवर में। कुशखेड़ा अलवर में पुष्प पार्क पड़ता है। अभी अपन ने यहां पे गुलाब नगरी देखा, अगर आपको गुलाबी नगरी पूछे, गुलाबी नगरी, तो गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर है जयपुर, परंतु गुलाब नगरी अगर बोला जाए तो वो है पुष्कर अजमेर। यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। हम बात करें यहां पर गुलाब की कृषि की, तो देखिए अभी हमने देखा कि पुष्कर अजमेर में रोज इंडिया किस्म का गुलाब बोया जाता है, परंतु अगर आपको बोल दिया जाए कि चेती व दमशक, चेती व दमशक गुलाब की कृषि, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, खमनोर राजसमंद में की जाती है। जब अपन ने नदियां पढ़ी थी तो तब भी आपको मैंने इसके बारे में बताया था, और जब आपको प्रश्नोत्तर बताया तब भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। खमनोर राजसमंद में की जाती है, और ये खमनोर राजसमंद में चेती व दमशक की जो खेती होती है वो कब से की जाती है, तो चेती व दमशक की कृषि राज सिंह के काल से की जाती है, राज सिंह के काल से की जाती है। याद रखना, चेती व दमशक की जो कृषि राज संबंध में की जाती है वो राज सिंह के काल से की जाती है। और आपको एक और चीज बताई थी मैंने आपको, जमवा रामगढ़, अगर किसी बेल्ट की बात करें कि एक लंबे क्षेत्र में कहां पर कृषि होती है गुलाब की, तो होती है जमवा रामगढ़ में, जो कहां पर स्थित है, जयपुर में, जिसको ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र आता है जमवा रामगढ़ में, ढूंढाड़ वाला जो प्रदेश आता है वहां जमवा रामगढ़ पड़ता है, और वहां पर भी गुलाब की कृषि होती है। तो जिस प्रकार से पुष्कर में गुलाब की कृषि होती है और यहां भी होती है, इसलिए इसको कहते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर। क्लियर है यहां तक? तो
ढूंढाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक गुलाब की कृषि होती है। इसलिए इस जमवा रामगढ़ को क्या कहते हैं? इस जमवा रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। क्योंकि पुष्कर क्यों प्रसिद्ध है? पुष्कर है गुलाब की कृषि के लिए प्रसिद्ध। अब ये जो जमवा रामगढ़ वाला क्षेत्र है इसको ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। जहां पर ये पड़ता है उसको ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां पर क्या है? गुलाब की कृषि यहां पर भी होती है। अब पुष्कर में भी कृषि होती है, इसलिए यहां ढूंढाड़ वाले क्षेत्र को कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। क्लियर है? यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए जोजोबा होहोबा, जोजोबा होहोबा एक पौधा है और ये पौधा है मरुस्थलीय पौधा। यह एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधा है। तो क्या यह अपने यहीं पाया जाता है? तो ना जी, यह पौधा इजराइल से भारत लाया गया। यह पौधा इजराइल से भारत लाया गया। ये पौधा इजराइल से भारत लाया गया। तो कैसा पौधा है? तो यह तेलीय पौधा है। तेलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधा अर्थात इसका मतलब जो एनवायरमेंट है, इसका जो वातावरण है मरुस्थल जैसा होता है, बिल्कुल ये गर्मी सहन कर सकता है आसानी से। तो ये मरुस्थलीय पौधा है और इसको इजराइल से भारत लाया गया है और ये एक तेलीय पौधा है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कपास के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं अगली कृषि के बारे में, तो वो है अपनी कपास। तो कपास को नकदी फसल कहते हैं। इसको नकदी फसल कहते हैं। ये नकदी फसल है। कपास क्या है? एक नकदी फसल है। और बात करें कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है जहां पर कपास अच्छे से हो सकती है, तो इसकी मिट्टी होती है काली चिकनी मृदा वाला क्षेत्र। जहां पर काली चिकनी मृदा होती है वहां पर कपास की खेती की जा सकती है। और बात करें अगर कपास का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो कपास का भारत में सर्वाधिक उत्पादन तो वो है गुजरात में होता है। गुजरात में होता है। अर्थात आप यहां से एक लॉजिक निकाल सकते हैं कि गुजरात जो वस्त्र के लिए जो कच्चा माल चाहिए कपास ही होता है और कपास की सबसे ज़्यादा खेती गुजरात में है और इसीलिए वस्त्र उद्योग जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है वो गुजरात राज्य में ही पड़ते हैं, अहमदाबाद शहर में। उसके बाद बात करें इस कपास को स्थानीय भाषा में बनिया कहते हैं। बनिया कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? बनिया कहते हैं। और इसकी एक और उपमा दी गई है, इसको कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। सफेद सोना भी कहते हैं। सफेद सोना किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कपास को, जिस प्रकार से काला सोना कहा जाता है अफीम को। तो यहाँ पर सफेद सोना कहते हैं कपास को। और जब सफेद सोने की बात आ गई तो यहाँ पर एक और नोट याद रख लेना कि रेगिस्तान का सफेद सोना किसको कहते हैं? तो रेगिस्तान का सफेद सोना होता है
ऊँटनी के दूध को कहते हैं, ऊँटनी के दूध को कहते हैं। ध्यान दें, यहां पर जो ऊँटनी का दूध होता है उसको रेगिस्तान का सफेद सोना कहा जाता है, परंतु अगर सिंपल से सफेद सोने की बात करें तो वो होती है कपास। वापिस से देख लीजिए, कपास एक नकदी फसल है जो काली चिकनी मिट्टी में बोई जाती है। अगर बात करें कपास का भारत में उत्पादन में, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन कपास का गुजरात राज्य में किया जाता है। इसको स्थानीय भाषा में बनिया कहते हैं और इसको सफेद सोना भी कहा जाता है। परंतु बात करें रेगिस्तान के सफेद सोने की, तो वो होता है ऊँटनी का दूध, उसको सफेद सोना कहा जाता है। यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अपन बात कर रहे हैं कपास के, तो कपास देख लीजिए, कपास का उत्पादन गांठों में होता है, का उत्पादन गांठों में होता है। अब आप बोलोगे गांठों का क्या लफड़ा है, तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। जिस प्रकार से अपने गांव में जो कृषि होती है गेहूं की, मक्का की, तो इसको नापा जाता है बोरियों में, और बोरियों में एक बोरी में 94 किलो, और कभी 100 किलो, कभी 98 किलो, कितना भी हो सकता है। पर जब भी नापते हैं तो उसको कहते हैं कितने गेहूं निकले, 12 बोरी निकले, 10 बोरी निकले, तो उनका नाप होता है। अब कपास होती है तो कपास को बोरी में तो आप भर नहीं सकते हो, तो उसके लिए गांठें होती है, पोटली जैसी गांठें बनाई जाती है। तो एक गांठ का वजन होता है यहाँ पर 170 किलो। तो कपास की प्रत्येक गांठ का वजन 170 केजी होता है। यानी कि जब भी इसको मापा जाता है तो ऐसे कहते हैं इतनी गांठ कपास निकली, इतनी गांठ निकली। तो इसका जो मापन होता है, उत्पादन, वो गांठों में किया जाता है, और एक ही गांठ का वजन यहाँ पर 170 किलो होता है। उसके बाद बात करें कपास की फसल में, कपास की फसल में सर्वाधिक ठंड के कारण बालविल नामक कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लग जाता है, जनरली एक कीड़ा लग जाता है कपास में, वो होता है बालविल नामक कीड़ा, जो ठंड के कारण से लगता है। और बात करें कितने प्रकार की किस्में कपास की बोई जाती है, तो एक तो होती है मालवी कपास, एक होती है देसी कपास, एक होती है अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास। तो बात करें इन तीनों में से सर्वाधिक कौन सी बोई जाती है, तो सर्वाधिक बोई जाने वाली है अमेरिकन कपास। सर्वाधिक बोई जाने वाली कपास की किस्म, तो वो है अपनी अमेरिकन कपास। और बात करें दो जिले जैसलमेर व चूरू ऐसे हैं जिनमें कपास की कृषि नगण्य होती है। जैसलमेर व चूरू में कपास की कृषि नगण्य होती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में दो जिले ऐसे हैं जिनमें कपास की कृषि होती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कपास का उत्पादन जो है वो गांठों में किया जाता है, और यहाँ पर प्रत्येक गांठ का वजन 170 केजी के समथिंग होता है। और इसकी फसल में सर्वाधिक ठंड के कारण जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो बालविल नामक एक कीड़ा लग जाता है। 3 कपास की किस्में बोई जाती है, मालवी, देसी और अमेरिकन, और सर्वाधिक जो किस्म बोई जाती है वो है अमेरिकन। 2 जिले जैसलमेर और चूरू में कपास की कृषि नगण्य है। तो आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करने वाले, बाकी कृषि के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।